नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों का मतगणना होनी है। मतगणना में किसका रुझान रहेगा और कौन ऊपर कौन नीचे, क्या स्थिति रहेगी, सरकार किसकी बनेगी, ये कल 10 तारीख को ही डिसाइड होगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि कई सर्वे हुए हैं, सर्वों में किसी सरकार को ऊंचा दिखाया जा रहा है, किसी को इतनी आकलन किया जा रहा है कि इसकी ये पोजीशन रहेगी। इस बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं अंकित मान जी, हम उनसे बात करेंगे कि कल क्या स्थिति रहेगी। सर, कल मतगणना है, मतगणना को लेकर क्या स्थिति चुनाव की रहेगी, क्योंकि सर्वे हुए हैं, सर्वे के एग्जिट पोल में किसी को भाजपा ऊपर दिखा रहे हैं, कभी गठबंधन नीचे दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या स्थिति बनती नजर आ रही है। प्रताप जी, बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर आपने हमें इनवाइट किया। देखिए, सर्वे पिछले काफी दिनों से चल रहे हैं। पहले अपना एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, और कल तो खैर रिजल्ट आने ही वाला है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो ये सर्वे हुए हैं, ये एक्यूरेसी जो आकलन होता है, एक जो 100%, ये वो नहीं है। केवल ये लोगों की राय है, सर्वे करने वाले कंपनियों की, न्यूज चैनल्स की एक राय है। और मैं समझता हूँ, देखिए, पिछली बार भी जो सर्वे हुआ था 2017 में, उसमें भी बीजेपी को 350 से ज्यादा सीटें बता दी गई थी, लेकिन उतनी नहीं आई, ये हमें पता है। इस बार भी जो सर्वे हुआ है उससे थोड़ी कम रहेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ भाजपा के लिए खुशी की लहर शायद कल आए। एक अच्छा समाचार उन्हें मिलने वाला है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो सर्वे दिखा रहे हैं उससे थोड़ा कम रहने वाला है। अच्छा, कई कंपनियों ने सर्वे किया है कि उसमें 255 के करीब भाजपा रहेगी और 167 160 के करीब गठबंधन रहेगा। सर्वे तो, अगर हम वेस्ट बंगाल के चुनाव की भी बात करें तो उसमें भी भाजपा को जीता हुआ दिखाया गया था, मगर परिणाम उसका उल्टा हुआ था और वो सर्वे वहां पर कुछ फैल हुए थे। इससे क्या अनुमान लग रहा है कि ये सर्वे कुछ सटीक बैठने वाले हैं या कोई वही वेस्ट बंगाल की तरह स्थिति रहने वाली है। ये वही मैंने अभी बताया। देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, उस समय सर्वे में भाजपा को जो सीटें दिखाई गई थी, उससे कितनी सीटें कम आई ये हम सबको पता है। सीटें जो है 140 के आसपास दिखाई गई थी, और जो सीटें आई वो 100 से भी कम रह गई। मैं समझता हूँ 80 से भी नीचे रही थी सीटें। सेम चीज इसमें अप्लाई होने वाली है। मत जो लोगों ने दिया है, अपने हिसाब से सबने दिया है। उस पर हम ये नहीं कह सकते कि आपने किसको दिया, आप मुझे नहीं बताएंगे, मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन जो सर्वे ये हुआ है, इन्होंने अगर भाजपा को 235 240 सीट दिखाई है, तो ये मान के चलिए कि भाजपा को अच्छा खासा जो है वोट प्रतिशत मिलने वाला है। कल इसका खुलासा हो ही जाएगा। लेकिन वो आकलन जो है सर्वे वाला, उससे थोड़ा कम रहेगा। अच्छा, पहले चरण की अगर हम बात करें, पहले चरण का चुनाव वेस्ट यूपी में रहा। वेस्ट यूपी एक राजनीति की तौर से देखा जाए तो राजनीति धुरी मानी जाती है, कि क्योंकि दिल्ली का रास्ता भी यूपी से ही होके निकलता है लोकसभा चुनाव को। तो एक वेस्ट यूपी का जो आइडिया रहा कि अब की बार कितनी सीटें जो है गठबंधन की रहेंगी और कितनी भाजपा की रहेंगी, तो क्या अनुमान आपको लग रहा है। देखिए, जो आपने अभी बात कही कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, बिल्कुल सही है। और इस बार जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश के, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो ये बेल्ट रही है, सबसे पहला जो चरण हुआ था 55 सीटों पे हुआ था। और वो एक, मैं कहूंगा कि निर्णायक से कम नहीं था। उसका कारण ये है कि दिल्ली में 13 महीनों तक किसानों ने दिल्ली को बंधक बना के रखा 3 कृषि कानूनों को लेकर। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, और उसमें भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली बेल्ट आती है, वहां पे किसानों की संख्या बहुत अधिक है। किसान आंदोलन जो हुआ वहां पे, पंजाब और हरियाणा के बाद, मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, आपके ही चैनल पे मैंने पहले भी कही थी ये बात, पंजाब हरियाणा के बाद केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा हिस्सा था जहां से किसानों की संख्या बहुत अधिक थी। यहाँ के किसानों ने एक निर्णायक निर्णायक वोट दिया है। इसका खामियाजा थोड़ा सा भाजपा को, मुझे लगता है, भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो इस कदर भी नहीं है कि हम ये कह दें कि 55 सीटों में से वो बिल्कुल डाउन चला जाएगा। सीटों का आकलन तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, देखिए कितनी आ सकती है। लेकिन हाँ, पास पिछली बार जो 2017 में चुनाव हुआ था, उसके मुकाबले 10 से लेके 20% तक, हो सकता है 25% भी चला जाए। मैं एक्यूरेसी नहीं बता सकता हूँ अभी, लेकिन थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो उसके बाद भी जो 6 चरण हुए हैं, वहां पे ये जो नुकसान पहले चरण का भाजपा को हुआ है, वो उन्होंने कवर अप कर लिया है। अच्छा, किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन की छाप चुनावी समीकरण पर रहेगी। बिल्कुल रहेगी। देखिए,
उत्तर प्रदेश में, मैंने बताया ना, कृषि प्रधान राज्य है। 3 जो कृषि कानून आए थे, वो सरकार का तो मत ये था, सरकार का तो कहना ये था कि किसानों के हक में है ये। लेकिन कहीं न कहीं सरकार किसानों को समझाने में विफल रही और इसीलिए 13-14 महीने तक किसान दिल्ली में डटे रहे। आखिरी में सरकार को झुकना पड़ा। अगर ये चीज़ पहले ही तय हो जाती, किसानों की सलाह ले ली जाती और उनको ये बता दिया जाता कि इनका फ़ायदा और नुकसान क्या है, तो वो चीज़ होती नहीं। ख़ैर, इसका जो खामियाज़ा है, भाजपा को यही भुगतना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश ली जाती और उनको ये बता दिया जाता कि इनका फ़ायदा और नुकसान क्या है, तो वो चीज़ होती नहीं। ख़ैर, इसका जो खामियाज़ा है, भाजपा को यही भुगतना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी किसान रहा है, जिसे लगता था कि इन कृषि कानूनों का उनको नुकसान होने वाला है, हालांकि वो रद्द हो गए, लेकिन भाजपा से उसका मनमुटाव हो गया। वो मैं समझ लो भाजपा को तो वोट देगा नहीं वो, तो इसका फायदा गठबंधन को मिलने वाला है। थोड़ी पिछली बार जो उनकी सीटें थी उसमें 10-20% या हो सकता है ज्यादा इजाफा हो जाए। अच्छा, सर्वे जो अगर दिखा रहे हैं तो भाजपा की सरकार सभी चैनल्स जितने जितने जो सर्वे कंपनियां हैं वे सभी भाजपा को बढ़त बनाए हुई है। तो इससे कुछ अनुमान लग रहा है कि भाजपा ही रिपीट होगी या फिर गठबंधन की स्थिति वही जो बंगाल के चुनाव में, वेस्ट बंगाल के चुनाव में हुई कि भाई भाजपा का प्रचंड दिखाया गया और चुनाव जो जीती वो ममता की सरकार दोबारा वहां पे बनी। देखिए, कल मैं एक चैनल का सर्वे देख रहा था और उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम देखा। उसमें एक टैरो कार्ड रीडर थी महिला, उन्होंने बताया कि अखिलेश जी के भाग्य में अभी राजयोग है ही नहीं। अगर हम इस चीज को देख भी लें तो ओवरऑल देखिए होता क्या है कि आम आदमी जो है वो ये देखता है कि जो सरकार चल रही है उसने हमारे लिए क्या किया, आम आदमी के फेवर में क्या क्या किया। सबसे पहले रोजगार, व्यवसाय, उसके बाद कानून व्यवस्था और आम जनजीवन से जुड़ी सारी चीजें, महंगाई भी इसमें आती है। हम ये कहेंगे कि जो ये सरकार रही है, रोजगार भी सरकार ने दिए हैं, हम इसको बिल्कुल नहीं नकार सकते कि रोजगार नहीं दिए हैं। महंगाई पे सरकार ने पूरी कोशिश की है कंट्रोल करने की, लेकिन जो चीजें इंटरनेशनल मार्केट में कंट्रोल नहीं हो पा रही है वो हमारे देश में, हमारे राज्य में कैसे कंट्रोल हो पाएंगी। सरकार तो उस पर कोशिश कर ही रही है। अब बात आती है कानून व्यवस्था की। मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था इस सरकार में बहुत अच्छी रही है। आप खुद बताइए, क्या आपको नहीं लगता 2012 से 17 में जो सपा की सरकार थी, हम कहेंगे अच्छी सरकार थी। अखिलेश यादव एक, नहीं, विपक्ष अगर बात करें तो विपक्ष तो कानून व्यवस्था को लेकर भी ठीक रहा, भाजपा पर फोड़ रहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ी है, महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार इस सरकार में हुए हैं। तो ऐसा कुछ मानना है विपक्ष का, वे लगातार इस चीज को उठाते आए रहे हैं। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि इस सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, तो मैं विपक्ष के कुछ अपने नेताओं को, माननीय नेताओं को ये कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था क्या उस वक्त नहीं खराब हुई थी जब 2013 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था? उस वक्त भी तो खराब हुई थी। और लगभग लगभग देखिए 5 साल में कोई ऐसा दिन नहीं गया जब कभी लूट ना हुई हो, डकैती ना हुई हो, बलात्कार ना हुआ हो, चोरी चकारी ना हुई हो। मारपीट तो छोटी घटना थी, ये तो खैर चलो हम इसको काउंट नहीं कर सकते इन चीज में। लेकिन उस वक्त को अगर देखा जाए और इस आज के दिन को अगर हम देखें, कंपेयर करें एक दूसरे के साथ, तो मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था तब से तो बेहतर है। अच्छा, तो हम बात करें अगर ईवीएम की, अभी एक ईवीएम का मामला पकड़ा गया है कि ईवीएम, बहुत सारी ईवीएम पकड़ी गई है, तो क्या ये विपक्ष इस चीज को लेकर ज्यादा एग्रेसिव है कि ईवीएम में खराबी हो सकती है, ईवीएम को बदला जा सकता है, ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, इसको लेकर कहाँ आप सही मानते हैं? देखिए, ऐसा होता है जब किसी राज्य में किसी जगह पे या किसी सीट पे चुनाव होते हैं, चुनाव संपन्न होने के बाद यानी मतदान संपन्न होने के बाद जो ईवीएम होती है उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। और चुनाव होने से पहले भी जो ट्रेनिंग के लिए ईवीएम आती है वो भी रहती है, और चुनाव होने के बाद जो ईवीएम है अलग से जिन पे मतदान किया गया है वो भी रहती है। उनको इकट्ठा करके एक स्थान पे रखा जाता है। सरकारी जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारी है कि वो निर्वाचन आयोग को जवाब देंगे ये ईवीएम थी, अब ये कहाँ गई। तो ये उनको इकट्ठा किया जाता है। अभी वाराणसी में ऐसा हुआ है। वाराणसी में लोगों ने, गठबंधन के लोगों ने, नेताओं ने, विपक्ष ने आरोप लगाया है। तो ये वही ईवीएम थी जिनको कि ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था एक स्थान से दूसरे स्थान पे। हाँ, लेकिन अगर उनको लगता है कि ये धांधली हो सकती है तो मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग को इस पे ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है 1% कि विपक्ष को लग रहा है कि ईवीएम बदली जा रही है, धांधली हो सकती है, तो इस चीज पे निर्वाचन आयोग जवाबदेह है, उनको जवाब देना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा था क्यों हो रहा था। प्रॉपर कारण बता दीजिए उनको ताकि उनके मन को भी तो शांति मिले।
क्या कुछ विपक्ष को लग रहा है कि मतगणना के समय कुछ गड़बड़ी होने वाली है, क्योंकि खाप चौधरी ने अभी 7 तारीख में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि चुनाव में अगर मतगणना होगी उस दौरान कुछ गड़बड़ी की जा सकती है, सब लोग इकट्ठे रहे एकत्र रहे। तो क्या इस तरीके की स्थिति आ सकती है मतगणना को लेकर कि भाई मशीन बदली जा सकती है, उसमें कुछ धांधली की जा सकती है, इस तरीके कुछ, यानी कि विपक्ष को इस तरीके का डर लगा हुआ है? देखिए, वो पिछले 5 साल से विपक्ष में है, डर तो थोड़ा होना लाजमी है। और जो जनादेश है, इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद भाजपा के पक्ष में जा रहा है, तो थोड़ा बहुत चहलकदमी रहती है, थोड़ा बहुत डर रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ, अगर उनको लग रहा है, अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि सपा के ही एक नेता ने मिलके अपने 3 साथियों के साथ शिफ्ट लगा दी है। जहाँ पर ये काउंटिंग होने वाली है, वहाँ पर वो दूरबीन से देख रहे हैं व्यवस्था कैसी है। तो देखिए, डर है, ये जग जाहिर बात है। लेकिन मैं समझता हूँ ये लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, और वो ऐसी कोई, मुझे लगता है, धांधली तो हो नहीं सकती ऐसे की भी। अखिलेश यादव बार बार इस चीज को ट्वीट भी कर रहे हैं कि वो मशीनों पर ध्यान रखना है, वैसे वे बदल ना दे या कुछ उसमें गड़बड़ी ना कर दे। तो ने नोट किया होगा, पिछले आप 3-4 चुनाव को देख लीजिए, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं और रिजल्ट आने को होता है, तो जिस पार्टी को लगता है कि उनको वो पिछड़ रही है, वो ईवीएम का रोना शुरू कर देती है कि ईवीएम बदल दी गई है, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। आज तक मैंने ऐसा सुना नहीं है कि ईवीएम में वोट किसी और को डाला और उसके बाद जो निर्णय निकला वो किसी और को निकल गया। हालांकि हमारे एक दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उनके एक नेता ने दिखाया था करके, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो ये ऐसा नहीं है, निर्वाचन आयोग ने पूरी सख्ती बरती हुई है, ईवीएम की सुरक्षा की जा रही है। और मैं समझता हूँ, अगर किसी भी पार्टी के नेता को, सदस्य को, अगर कोई भी दिक्कत है, तो निर्वाचन आयोग से जाके बात कर सकता है, वो सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो कल नतीजे थोड़े, रुझान जो होंगे लोगों में एग्रेसिव रहेंगे देखने के लिए, तो हम मान सकते हैं कि कल का जो नतीजे होंगे उसको लेकर चाव रहेगा लोगों में, क्योंकि टीवीओं पर और जो व्हाट्सएप ग्रुपों पर सबों पर जो रुझान चलते हैं उसको लेकर जनता एग्रेसिव रहती है, क्या स्थिति होने वाली है। तो कल चुनाव के जो जो मतगणना है वो देखने लायक होगी। देखिए, बिल्कुल जो कल निर्णय आने वाला है, वो सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहूँगा भाजपा के लिए स्पेशली। रीज़न उसके पीछे कारण ये है, क्योंकि 2024 में जो चुनाव होने वाला है, वो नज़दीक है। अगर भाजपा को यहाँ नुकसान उठाना पड़ता है, तो उसका सीधा असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। तो भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। और रही बात विपक्षी दलों की, यानी गठबंधन की, हम केवल बात करेंगे यहाँ पे। गठबंधन की अगर बात यह है, गठबंधन जो पिछले 5 साल से विपक्ष में है, सपा, वो उन्होंने पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी। पश्चिम में भी उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन किया, ताकि जो आरएलडी का वोट बैंक है उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा सके। पूरी कोशिश उन्होंने की, और केवल आरएलडी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों के अन्य दलों के साथ भी उन्होंने गठबंधन किया है, ताकि भाजपा को चारों कोनों से चित किया जा सके। लेकिन इसमें उन्होंने कितनी मेहनत की और भाजपा ने कितनी मेहनत की एक दूसरे के प्रतीक, एक दूसरे के कैंडिडेट्स को हराने के लिए और अपनी बढ़त बनाने के लिए, वो कल हमें पता चल जाएगा। तो कल 10 मार्च को 400 जो हमारी 3 सीटें हैं, जो विधानसभा की सीटें हैं, उन पर कल चुनाव का परिणाम आना है। अब देखना ये होगा कि 403 सीटें जो है उन पर क्या रुझान रहेगा, क्या स्थिति रहेगी। वो शुरुआती दौर से ही, पहले चरण के जो मतगणना होगी उससे ही पता लगता रहेगा, और शाम तक ये क्लियर हो सकता है कि सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी रहेगी। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कल 10 मार्च के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम कल अपडेट, इस चीज, हर चुनाव की जो मतगणना की अपडेट है लगातार आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।